ठीक है, आज दिन है 4 जनवरी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हम सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो वो जो स्टॉक्स निकाले थे किस दिन सैटरडे को निकाले थे शायद स्टॉक, तो वो स्टॉक चले या नहीं चले, या उस स्टॉक में अगर हम ट्रेड करते तो क्या होता आज। ठीक है, तो इसका पहले रिव्यू कर लेते हैं, वरना फिर कोई मतलब नहीं होगा स्टॉक ढूंढने का। ठीक है, तो मैंने जो है जो investing.com का जो तरीका मैंने आपको बताया था, उसी तरीके पे मैंने कुछ स्टॉक जो है क्लास खत्म होने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था और उस पे मैंने कुछ स्टॉक जो है निकाल के रखे थे। राइट, तो उन स्टॉक्स को मैं लगा लेता हूँ, डेली चार्ट भी लगाता हूँ। तो कौन कौन से स्टॉक थे जो मुझे investing.com से मिले थे। एक जील था जो जिसमें बाइंग आ रही थी अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो क्या जील में अगर हम बाई करते तो क्या प्रॉफिट में रहते। तो जील में आज बाई किया इन्होंने, प्रणव बेरा जी ने बाई किया, जील में पोजीशन बनाई 218 पे। तो बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये देखिए ये तो बन तो सही रहा था, लगातार बुलिश कैंडल बन रही थी। और एक चीज आप देखेंगे, आप थोड़ा सा ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं प्राइस एक्शन से, उस चीज के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, ये चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो जील में ये देखिए, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। जील जो एक स्टॉक है, इसके पीछे जो है ये जी ग्रुप जो है उनका उनकी कंपनी है और इसके पीछे अच्छी बैकिंग है। ये निफ्टी 50 में आता है, मेरे ख्याल से अभी भी आता है, ये निकलने वाला था बाहर निफ्टी 50 से, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी है ये निफ्टी 50 में। ठीक है, तो इसके पीछे में अच्छी गवर्नमेंट बैकिंग है फिलहाल, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो जहां तक मुझे थोड़ी थोड़ी बहुत जो नॉलेज होता है पॉलिटिक्स का या फिर फंडामेंटल्स का, उस हिसाब से मुझे जहां तक पता है इस स्टॉक में गवर्नमेंट की बैकिंग है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये स्टॉक अच्छा ऊपर जा रहा था, करेक्शन दिया, उसके बाद इसमें बाइंग इसलिए आई थी क्योंकि आपको दिख रहा था कि ये करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद इसने रेंज बनाया, बहुत ही स्मॉल जो है बहुत ही स्मॉल एंगल के साथ में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस कैंडल का हाई देखिए क्या है, 226.60 इस कैंडल का हाई। और अगले दिन कैंडल का हाई क्या आया, अगले दिन कैंडल का हाई आया और 226.25 और ये है 60 और 25, यानी कि लगभग लगभग डबल टॉप बना दिया। तो अब यहाँ पे बाइंग बनती है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि लगातार ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। राइट, लेकिन प्रणव बेरा जी अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए आगे के लिए भी, कि ये जो कैंडल है ये जो है बिग कैंडल है और ये स्मॉल कैंडल है, यानी कि अगर इसमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बाइंग अगर आनी है तो लगातार जो कैंडल के जो साइज है वो बड़े होने चाहिए। राइट, तब जैसे ये वाला कैंडल को पहले कर दीजिए और इस कैंडल को बाद में कर दीजिए, तब चांसेस ज्यादा है कि तीसरी कैंडल लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म हो रही है, यानी पहला कैंडल फॉर्म हुआ, फिर दूसरा कैंडल उससे बड़ा फॉर्म हुआ, तो फिर तीसरा कैंडल उससे और बड़ा फॉर्म होगा, ग्रीन कैंडल। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ये एक ग्रीन कैंडल है, अगली ग्रीन कैंडल जो बनी वो थोड़ी छोटी बनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बाय नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छी बात ये नहीं है। अगर ये कैंडल पहले होती और ये वाली कैंडल बाद में होती, आगे पीछे होती, तब बिल्कुल परफेक्ट सेटअप रहता। ठीक है, अब आप देखिए इस कैंडल ने ओपनिंग कितने पे दिया, इस कैंडल ने ओपनिंग दिया 226.90, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो जो है investing.com पे जो पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया हुआ है वहां से स्टॉक हमें मिला था, वहां से इसने जो ओपनिंग दी है इसने पिछले कैंडल के क्लोज के ऊपर दिया है। पिछले लास्ट डे का इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसका लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है 224.95 और ये ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा प्राइस, और ये ओपन हुआ है 224 के ऊपर 228 पे, यानी कि आप बाई के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, और ये गैप अप ओपनिंग है, तो आप जो है सबसे पहले अगर इस तरह की ओपनिंग कभी भी हो ना, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो, तो आप वेट करें कि ऐसा ना हो कि गैप अप ओपनिंग हो फिर ये नीचे की तरफ आ जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैं हमेशा बताता हूँ कि मान लीजिए मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपनिंग होने का मतलब ये नहीं कि आप बाई कर ले, ऐसा हो सकता है गैप अप ओपन हो उसके बाद ये गैप को फिल करने आ जाए। ठीक है, तो आज जील के साथ हुआ यही है। तो अगर आपको बाई करना है, प्रणव बेरा जी आपने जील में लिया इसलिए मैं आपका बार बार नाम ले रहा हूँ, तो आपको ये यहाँ पे देखना था, ये आपको यहाँ पे देखना था कि ये गैप अप हुआ है, तो अब गैप अप होने के बाद भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ओपन हुआ उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आपके पास में दिन में टाइम था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आपने गैप ओपन होते ही आपने बाई नहीं किया था, वो नीचे आने का वेट किया, तो ये पूरा नीचे आते जा रहा है आते जा रहा है, एंड में आपने इसको बाई किया। राइट, तो ये भी एक अच्छी बात है। एकदम लास्ट में बाई किया था एकदम लास्ट 3.15 में के बाई। आसपास। हाँ, लेकिन अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा कि इतने सारे स्टॉक्स है हमारे पास में,
जब ये हमारा सेटअप जो था वो सैटरडे को हमने देखा था, या सैटरडे को हमें मिला था कि इसमें बाइंग आ सकती है, लेकिन आज मंडे का दिन था और आज सुबह सुबह इसमें बाइंग नहीं आई, क्योंकि ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में रेड कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट हो गया। तो ऑफ कोर्स ये बाइक के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन इससे भी बेटर स्टॉक आपको मिल सकते थे। ठीक है, तो अगर investing.com में अगर आपको 10 स्टॉक मिलते हैं तो ये स्टॉक बाइंग के लिए है, लेकिन क्या और भी स्टॉक है जो जीन से बढ़िया हो, जी एंटरटेनमेंट से बढ़िया है? तो ऑफ कोर्स वैसे स्टॉक थे, आप उसमें जो है बना सकते थे पोजीशन। अगला स्टॉक जो मुझे investing.com से मिला था वो ये था, सीएसबी बैंक लिमिटेड। इसमें कहा गया था कि इसमें बाइंग आ रही है, राइट? तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी यही हुआ कि और एक चीज और, ये जो investing.com में जो स्टॉक देते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देते हैं। इसमें जो है बाइंग आ रही है, ये ये investing.com इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये लगातार रेड कैंडल बन रही थी, और ये देखिए कि हर रेड कैंडल, इसके पीछे जितनी रेड कैंडल्स थी ये सारी जो है सबका लो लगभग लगभग बराबर था, या अगर थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट स्टडी करेंगे तो हर कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के थोड़ा नीचे है, राइट? लेकिन ये जो कैंडल बनी थी 30 दिसंबर की, 30 दिसंबर की, इसके बाद जितनी कैंडल, इसके बाद दो कैंडल बनी जो इसके इनसाइड कैंडल बनी, तो इसको हम बोलते हैं आई पैटर्न, ट्रिपल आई पैटर्न। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं आई पैटर्न, या फिर इसको एक और नाम होता है मेरे ख्याल से, इसी को कहते हैं इनसाइड कैंडल्स बनना, इसको बोलते हैं। लेकिन ये इनसाइड कैंडल तो बन रहा है, लेकिन इनसाइड कैंडल अगर ग्रीन कलर का बने तो ज्यादा अच्छा हो, राइट? तो ये सीएसबी बैंक लिमिटेड जो है, इसमें थोड़ा सा अगर आपका 10-15 दिन का या महीने भर का व्यू है तब तो ये बहुत अच्छा है बाइंग के लिए, क्योंकि आपको सिंपल सा दिख रहा है कि अगर प्राइस एक्शन का थोड़ा सा बात करें तो इसको सेकंड सेकंड लेग एंट्री कहते हैं। ये पहला लेग हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये दूसरा लेग हुआ, दूसरा लेग जो है पहले लेग के थोड़ा नीचे गया है और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ है। तो अगर आप यहाँ कहीं भी एंट्री करते हैं पोजिशनल, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? लेकिन आप इस स्टॉक को भी, ये बाइंग के लिए बढ़िया स्टॉक है, इसमें मैं ये नहीं कहूँ कि इसमें बाइंग नहीं बनती, इसमें बाइंग बनती है, लेकिन क्या ये बेस्ट है? मैं बोलूंगा ये बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देख रहे लगातार रेड कैंडल बनते हुए आ रहे हैं, भले ही अगली दो कैंडल जो है ये तीसरी कैंडल के अंदर बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है कि लगातार ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही है तो हम जो है उसी डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं। तो इसको भी मैं बोलूंगा अच्छा स्टॉक है, सर लेकिन आज बेस्ट वॉल्यूम स्टॉक भी ये तो भी नहीं बहुत है। ज्यादा है। वॉल्यूम, हाँ सर, रेड कलर का वॉल्यूम वो भी इतना ज्यादा। हाँ, ये गैप अप ओपन हुआ है ना, देखिए ये ओपन ही गैप अप हुआ है। तो अगर इसमें भी अगर आपको पोजीशन बनाना है तो गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये ग्रीन बना रहा है तब आप बाई कर लेंगे, लेकिन इसमें भी आप फंसेंगे, क्योंकि लेकिन एंट्री बनाने के पहले भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि मुझे और भी अच्छा स्टॉक चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टॉक है, क्योंकि ये लगातार रेड कैंडल्स बना रहे हैं। investing.com में कोई स्टॉक मिला तो आंख बंद करके बाई तो हम करेंगे नहीं, हम देखेंगे क्या बाइंग बनती है, क्या ये बेस्ट है बाई करने के लिए? तो ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये लगातार रेड बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है? ये गैप अप ओपन हुआ, फिर से इसने नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अब महीने भर का अगर टारगेट है आपका तो आप जरूर इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें बाइंग बनती है, ठीक है? नेक्स्ट है एक जी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है। इसमें भी देखिए ये अच्छा इसमें अच्छी बाइंग है, देख रहे हैं ये लगातार, ये अच्छा बाइंग है, क्योंकि देख रहे हैं ये लगातार मोमेंटम ऊपर की तरफ है, इसमें आप मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं, राइट? मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, आपको सामने ये दिखा रहा हूँ कि क्या अगर हम investing.com से अगर पोजीशन बनाए तो प्रॉफिट के क्या चांसेस हैं, राइट? इसमें ये देखिए ये जी पावर भी वो स्टॉक निकला था, तो जी पावर का डेली का कैंडल है। जी पावर में देखिए जब ये ऊपर गया था तो लगातार जो है ये सर्किट लगातार वो ऊपर गया था, अब उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसमें बाई करेंगे भी तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट तो दिख नहीं रही है इसमें, राइट? लेकिन मोमेंटम इसको जब आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें मोमेंटम ऊपर का है इसमें, राइट? तो अभी भी ये बाइंग के लिए अच्छा स्टॉक है जी पावर। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये इस कैंडल का हाई अपना ब्रेक करता है आज के कैंडल का 295 ऊपर, आप आराम से जी पावर में पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक क्रेडिट करके कंपनी है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक का कुछ होता है ये। इसमें आज क्या हुआ, इसमें अगर आप पोजीशन बनाते तो ये ओपन होते ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, या तो इसमें बाइंग बनती या फिर बाइंग नहीं बनी, ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद अगर आप वेट करते तो ये ऊपर गया ही नहीं, ओपन के बाद में लगातार नीचे ही आया है, राइट? नेक्स्ट कोल इंडिया है। कोल इंडिया भी आज अच्छा काम करता हूँ, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 1 आवर कर देता हूँ, ठीक है? तो कोल इंडिया भी अच्छा मूवमेंट दिया, देखिए यहाँ ओपन हुआ उसके बाद इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। कोल इंडिया में न्यूज है आज, मैं कोल इंडिया का जो सीईओ है उसका इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है, तो उसको मैंने पढ़ा, तो कोई ऐसा बहुत ही, चूंकि ये कोयले से रिलेटेड बिजनेस करती है तो कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है इस कंपनी का,
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोल इंडिया का जब आप प्रोमोटर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोल इंडिया में एफआईज का पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। सारी बाहर की कंपनीज जितनी है उसमें बहुत ज्यादा पैसा एफआईज का लगा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आता कि या तो ये पैसा उन्होंने कोल इंडिया में इसलिए लगा के रखा है कि उनको पता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो ये वो स्टॉक है जिसको आप खरीद कर रख सकते हैं। बहुत ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि जितना पैसा आपने इसमें लगाया है वो सारा उससे ज्यादा जो है पैसा आपको डिविडेंड में ये कंपनी दे देगी आपको। तो डिविडेंड जो लोग पसंद करते हैं रिसीव करना, उनके लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है कोल इंडिया। ठीक है, चोलामंडलम फाइनेंस था। चोलामंडलम फाइनेंस आज बहुत देखिए कितना बढ़िया ऊपर गया है। चोलामंडलम फाइनेंस के बारे में एक चीज मैंने ये पता लगा है कि ये जो है होल्डिंग कंपनी है केनरा बैंक का। केनरा बैंक और चोलामंडलम फाइनेंस इंटरलिंक्ड है। केनरा बैंक का चार्ट भी अच्छा है, इसलिए देखिए चोलामंडलम फाइनेंस का आज 1 आवर का चार्ट है ये। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद लगातार ऊपर गया था। ये स्टॉक भी मुझे investing.com से मिला था। तो ये देखिए ये ओपन हुआ, पहले घंटे में ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे बाई करते हैं आप तो सीधा ऊपर चला जाता है। लेकिन जो स्टॉक नीचे आए वो ओपन होते ही नीचे आ गए, तो इनमें फंसने का कोई चांस नहीं था। कि आप थोड़ा सा समझदारी से काम करें कि मुझे उसी स्टॉक में बाई करना जो ओपन होने के बाद ऊपर चले, क्योंकि आप तो स्विंग ट्रेडर है, आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं आने वाले 1-2 दिन के लिए। तो ओपन हो उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट कर, ऊपर थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर नीचे चलना स्टार्ट कर दे तब उसको हम नहीं कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये मुझे कहीं और से मिला था, इसको हटा दीजिए। जेके पेपर मुझे मिला था वहीं से, देखिए जेके पेपर जो बहुत अच्छा ऊपर गया। आइनॉक्स मुझे मिला था, आइनॉक्स भी देखिए बहुत अच्छा ऊपर गया है। डीमार्ट मैंने, डीमार्ट नहीं मिला था वहां से, डीमार्ट मैंने निकाला था, रिजल्ट आने वाला है इसका, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। एस्ट्राजेनिका, एस्ट्राजेनिका आपको पता, ये एस्ट्रा माइक्रोवेव, सॉरी एस्ट्राजेनिका नहीं है, एस्ट्रा माइक्रोवेव मैंने दूसरे जगह से ढूंढ के निकाला है। ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव, इसमें राधा कृष्ण दमानी साहब जो है हमारे इंडिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं, डीमार्ट के ओनर, उनका पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है इसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव में। तो ऐसा कहा गया है सक्सेसफुल लोग को फॉलो कीजिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इन्होंने अब इन्वेस्ट कर रखा है, तो कुछ देख के इन्वेस्ट किया होगा, तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। वैसे चार्ट भी इसका बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट पे खड़ा है, आप कर सकते हैं। जेके टायर, जेके टायर भी मुझे वहीं से मिला था। आज आप इसमें बाइंग बनाते तो लॉस तो नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, राइट। टाटा स्टील, टाटा स्टील मैंने दूसरे काम से ऐड किया था। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इतना सारा एक एक स्टॉक को दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा, आपको सीधा पोर्टफोलियो पे जाना है। मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, फिर प्राइस एक्शन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। मैं यहाँ पोर्टफोलियो पे गया, ये सारे टैब्स मेरे बने हुए टैब्स आप भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे ऐड करेंगे, क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो। जैसे आप करेंगे उस पोर्टफोलियो का नाम देंगे और वो पोर्टफोलियो एंटर करने को बोलेगा। तो जैसे एग्जांपल लीजिए आपको निफ्टी 100 का बनाना है, तो आप सीधा गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी 100 स्टॉक्स नेम, आपने किया, यहाँ पे आपने डाल दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनएससी इंडिया का वेबसाइट ओपन होगा, बोला ओपन करेंगे आप, इसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक्स। स्मॉल कैप करना है, आप ऐसे ही गूगल करेंगे स्मॉल कैप कल ओपन हो जाएगा। जो भी आपको पोर्टफोलियो बनाना है उसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे इस लिस्ट से, एनएससी के वेबसाइट पर जाकर सीधा गूगल करेंगे, वो आपको दिख जाएगा वहीं पे। और इसको डाउनलोड करके उसके सारा डेटा आप डिलीट कर देंगे, सिर्फ आईएसआईएन नंबर जो होता है उसको रखेंगे। और आईएसएन नंबर का जो टॉप होता है, यहाँ पे आईएसएन नंबर लिखा हुआ उसको डिलीट कर देंगे। यानी कि सारे जो है रोज जो जो बिल्कुल वर्टिकल है उसको सबको डिलीट कर देंगे, आईएसआईएन नंबर को रहने देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको ऊपर का टॉप वाला डिलीट कर देंगे और उसको सेव कर लेंगे, सेव डॉट सीएसवी फॉर्मेट में ही करेंगे और फिर इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। आपका ये पोर्टफोलियो तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली बना दूंगा। आप मुझे अपना investing.com का आईडी पासवर्ड दे दीजिएगा, मैं पर्सनली आपका पूरा क्रिएट कर दूंगा। अब मैं कल के लिए बता दूं आपको, बहुत सिर्फ स्टॉक का नाम दिखा देता हूं और फिर कल जो है हम इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं स्टॉक पर फिर से फॉलो अप करेंगे कि कल कैसा परफॉर्मेंस हमारा रहता है। निफ्टी 500 पे गए, कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर रहे हैं, 2 मिनट लगेगा ओपन होने में, क्योंकि निफ्टी 500 है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है इसमें। उसके बाद प्राइस एक्शन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, जब तक ये लोड हो रहा है मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे सब लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मैं भी कह रहा हूं कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। अगर आप
इंडिकेटर्स की बात करें तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन RSI मैंने कुछ दिन पहले देखा था तो बहुत ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में। तो निफ्टी ऑफ कोर्स ओवरबॉट जोन में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ओवरबॉट हो गया तब ये नीचे आ जाएगा। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बता दूं कि अभी मेरे उसमें जितने पैसे हैं मैं सिर्फ 50% इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट बुकिंग की थी कुछ दिन पहले, 31 और 1 जनवरी को मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था जो भी मेरी पोजीशंस ओपन थी। उसके बाद 50% मैं इन्वेस्टेड हूँ और 50% कैश में मैं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसी जो है एक छोटा सा जो करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। कैसे छोटी सी करेक्शन आएगी फिर से मैं 80% इन्वेस्टेड हो जाऊंगा, 20% फिर भी मैं कैश पे बैठूंगा, ठीक है। और एक चीज और मैं क्या बताने वाला था आपको इस बीच में, हाँ, निफ्टी वाला बता दिया। और दूसरी बात, आप 5-10 मिनट थोड़ा धुआं निकाल लेते। टिंकू जी आप म्यूट पे चले जाइए। टिंकू जी म्यूट पे चले जाइए आप, थैंक यू। तो ये बता रहा था मैं कि मैं सिर्फ 50% इन्वेस्टेड हूँ, डर मुझे भी लग रहा है, कि थोड़ा एक करेक्शन तो बनता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़े से 2-4 रेड कैंडल बने नहीं, या एक दिन एक रेड कैंडल बना नहीं कि आपको जो लगे कि ये जो मार्च वाला जो क्रैश था वैसी क्रैश फिर से आ गई है, क्योंकि मार्केट में फिर इस तरह की बात करने वाले लोग आ जाएंगे जो खुद को बोले कि मुझे बहुत ज्यादा पता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1-2 रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम में भी बनता है तो निफ्टी में करेक्शन आ गई है और वो मार्च वाली करेक्शन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से कहूंगा मार्च में जो हुआ था वो सिर्फ एक दुर्घटना थी और दुर्घटना कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि वो दोबारा रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो आगे कोई भी करेक्शन है तो उसमें बाई ऑन डिप ही करना है, सेल साइड को जाना ही नहीं है गलती से भी, ठीक है, सिर्फ बाई ऑन डिप। आज जैसे निफ्टी में देखिए, निफ्टी में करेक्शन आ गई थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब आपकी एनालिसिस सही है, जब वो खुद पे यकीन है तो आपको उस डर पे काबू करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाई ऑन डिप वहां पे मैंने थोड़ा सा मुझे डर लगा, लेकिन कहीं और नीचे ना जा रही, फिर मैंने देखा कि नहीं ये रुक गई है नीचे जाना, प्रीवियस डे लो के ऊपर ही है अभी भी प्राइस, तो मैंने वहां पे थोड़ा बहुत मैंने बाइंग इनिशिएट की। तो बाई ऑन डिप तब तक चलेगा जब तक जब तक मैं ना कहूँ कि सेल साइड जाना है, तब तक आप लोग प्लीज सेल ना करें, ना इंट्राडे में और ना पोजीशन में, ठीक है। फ्यूचर भी सेल नहीं करेंगे, सिर्फ बाय ऑन डिप कीजिए। कब तक कीजिए? जब तक के प्राइस एक्शन ना कहे कि भैया अब मैं नीचे आने वाला हूँ। लोगों के कहने से और न्यूज से जो है कुछ नहीं होता है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो कुछ दिन आने वाले आज ही के सेशन में बताऊंगा कि मार्केट जब गिरती है ना, जब मार्केट गिरती है तब आप investing.com ओपन कर लीजिए या फिर कोई भी दूसरा न्यूज चैनल ब्लूमबर्ग ओपन कर लीजिए, सामने आपको ओपन होगा अभी, ठीक है। मार्केट जब गिरेगी तो पूरी दुनिया में 100 ऐसी न्यूज होगी जो साबित कर देगी कि मार्केट इस न्यूज की वजह से गिरी है। और मार्केट जब उठेगी तो पूरे वर्ल्ड में 100 ऐसे मेजर फैक्टर होंगे जो इस बात को डिनोट कर रहे हैं कि आज मार्केट उठेगी, राइट। तो ये जो न्यूज राइटर होते हैं ना, इनका काम, इनको सैलरी ही मिलती है न्यूज लिखने के लिए, और इनका काम ही होता है कि मार्केट में जो न्यूज हो रही है उसको मार्केट के साथ कैसे जो है स्टिच कर दिया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस मार्केट की वजह से है, उस न्यूज की वजह से मार्केट गिरी है, उस न्यूज की वजह से मार्केट उठी है। मार्केट गिरती है या उठती है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड से और प्राइस एक्शन की वजह से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे आने वाले सेशन में मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखूंगा कि आप जो है S&P 500 का, हमारी निफ्टी तो पुरानी है नहीं, हमारी निफ्टी तो 20 साल 30 तक 30 ईयर्स पुरानी है। मैं आपको S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है उसका, पेट्रोनेट जी एक बार देख लूंगा, भाई आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप S&P 500 जो कि बहुत पुराना इंडेक्स है उसका जो है 1 मंथ का चार्ट लगा के देख लीजिए और उसमें ट्रेंड लाइन देखिए, चाहे वो 19 जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का क्रैश हो, चाहे 1987 का क्रैश हो, चाहे ये 2008 का क्रैश हो या कोरोना क्रैश हो, सारे क्रैश जो है जाकर सपोर्ट पर ही रुके हैं जहां पर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो न्यूज आते रहते हैं, लेकिन आपको जो है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि न्यूज पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। जिस दिन मार्केट उठेगी उस दिन सारे जो है ये न्यूज लिखने वाले हैं जो खुद ट्रेड तो करते नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका काम ही होता है कि न्यूज को प्राइस के साथ मैच कर सके ताकि लोग उनके वेबसाइट पर आकर पढ़ सके, तो वो उसका अटैच करेंगे न्यूज के साथ में, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिए, न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। जिस दिन प्राइस एक्शन बोलेगा कि हम बाजार नीचे आ सकती है, मुझे भी दिख जाएगा, आपको भी खुद से दिख जाएगा, मैं ही बताऊंगा कि आप सेल साइड जा सकते हैं। तब तक आप लोग सिर्फ बाई ऑन डिप कीजिए, टॉप पे बाई मत कीजिए, बाई ऑन डिप कीजिए, ठीक है। कहाँ था मैं?
हाँ चलिए आप प्राइस एक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक बात हो गई है तो अच्छा जी ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न पे गए, यहाँ पे कस्टमाइज कर लेते हैं। 2 मिनट और लगेगा, उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन कर लेते हैं। कस्टमाइज करके या तो 5 आवर का चार्ट ले लीजिए या 1 डे का चार्ट लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो ले लीजिए। और कंप्लीटेड पैटर्न्स और बुलिश, ठीक है, और रिलायबिलिटी में ये 3 स्टार कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपको अच्छे स्टॉक्स कल के लिए मिल जाएंगे, इंट्राडे के लिए भी और प्लस पोजिशनल ट्रेड्स के लिए भी, ठीक है। और इसका मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि कल अगर सेशन हुआ तो कल हम इसमें देख लेंगे, फॉलो अप कर लेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है। और अगर हम इंट्राडे के लिए भी अगर चार्ट ये स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट करें और पोजिशनल ट्रेड के लिए सिलेक्ट करें तो कैसा रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। अब एक एक चार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा स्क्रीनशॉट लेकर मैं ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ और कल हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि कल का परफॉर्मेंस हमारा कैसा रहा, ठीक है। चलिए प्राइस एक्शन स्टार्ट करते हैं। ये सब बंद। देखिए प्राइस एक्शन में आज मैं 2-4 टॉपिक लिख कर लाया हूँ, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए अभी जो मार्केट चल रही है, जो लोग मार्केट में नए आए हैं, इन द सेंस 2020 2021 में आए हैं, 2020 में आए हैं या 2020 के या 2019 में भी आए हैं मार्केट में, तो उनको मार्केट जो है उनके लिए मार्केट का जो मूवमेंट है वो यही सोच रहे हैं, या तो मार्केट ऊपर चलती है या तो मार्केट नीचे चलती है। क्योंकि जो लोग नए हैं उनको यही पता है कि या तो मार्केट गिरती है जैसे मार्च में गिरी थी, या फिर मार्केट उठती है जैसे मार्च के बाद उठी थी। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी पिछले साल जो मार्केट ने रिएक्ट किया था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिकेड्स में एक बार होता है कि भैया इस तरह से मार्केट रिएक्ट करके या तो ऊपर जा रही है या सीधा गोली की रफ्तार से ऊपर जा रही है, गोली की रफ्तार से नीचे आ रही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ 2020 में ही हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट, अगर एक डिकेड की बात करें तो पूरे 10 साल में सिर्फ एक ऐसा साल होगा जब मार्केट या तो बिल्कुल ऊपर जाएगी या तो मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगी। बाकी जो 9 इयर्स होते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग करियर लंबा चलेगा तो आपको जो ट्रेड करना जो सीखना है वो सीखना है रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना, कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है और आप हैं ट्रेडर, आप हैं इन्वेस्टर, आपको इधर ही पैसा बनाना है। क्योंकि 10 में से 9 बार 10 में से 9 बार मार्केट क्या करती है, रेंज बाउंड ही रहती है। तो चूंकि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करने की आदत सबकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मार्केट या तो ऊपर गिर रही है आजकल या नीचे जा रही है। लेकिन ये याद रखिए कि 2021 भी रेंज बाउंड होने वाला है, जो प्रोडिक्शन है और जो प्राइस एक्शन बता रहा है, क्योंकि नीचे तो जाने से रहा, अब ये बहुत ऊपर आ चुका है तो करेगा क्या, रेंज बाउंड रहेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट के क्या 4 स्टेज होता है। पहला ब्रेकआउट देगा, पहले वो ऊपर या नीचे जो भी ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद में वो एक चैनल बनाएगा। अगर बुल ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो बुल चैनल बनाएगा, और अगर बेयर ब्रेकआउट है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट है तो बेयर चैनल बनाएगा। और उसके बाद वो एक रेंज बना देगा। यानी कि अगर मैं नीचे का ब्रेकआउट दिखा दूं, अगर ऐसे ऐसे मार्केट घूम रही है और इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे का, तो अब ये एक बेयर चैनल बना देगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, ये बहुत फोर्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अब इसलिए एक बेयर चैनल बना देगा, राइट। और जब ये बेयर चैनल बन जाएगा तो मार्केट का अगला स्टेज है रेंज बाउंड। अब ये रेंज बाउंड हो गया, राइट। अब ये रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या है, फिर से ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट, चैनल, रेंज, अब ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट किस तरफ, ऊपर का ब्रेकआउट या नीचे का ब्रेकआउट, ये डिसाइड करना मुश्किल है। और ये डिसाइड करने के लिए ही आपको यहाँ पे इस एरिया में बहुत ही जबरदस्त स्टडी करनी पड़ती है। ये रेंज जो बन रहा है, ये किस तरह का रेंज बन रहा है, और इस रेंज का फ्यूचर क्या है, ये ऊपर का ब्रेकआउट देने वाला है या नीचे का ब्रेकआउट देने वाला है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये रेंज बन गया, ये पहले बेयर ब्रेकआउट हुआ, फिर बेयर चैनल बना, उसके बाद बेयर रेंज बन गया, उसके बाद ब्रेकआउट किस तरफ देने वाला है, ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है। और अगर ऊपर देगा तो मैंने क्या बताया कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, यानी कि ऊपर का ब्रेकआउट देकर फिर से नीचे आ जाएगा। या अगर नीचे का देता है तो मैंने क्या कहा, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, यानी कि फिर से ये ब्रेकआउट देगा, फेल होगा, फिर से वापस रेंज में आ जाएगा, या फिर बुल ट्रेंड में पकड़ लेगा ये। तो लोग ट्रैप यहीं पे होते हैं कि ये ब्रेकआउट होता है, चैनल बनता है, रेंज बनता है, उसके बाद सोचते हैं कि अब जिधर ब्रेकआउट होगा उधर मैं एंटर कर दूंगा। जैसे वो एंटर करते हैं वैसे मार्केट फिर वहां से उठ जाती है।
अब चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट हो या 1 मिनट का चार्ट हो, 3 मिनट का चार्ट हो, रूल जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो उसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। बेस्ट तो ये रहता कि जो है मैं बिल्कुल प्रिपेयर होकर आता, एक एक जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको मैं चार्ट पे शो करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है जब मैं खुद सीख रहा था तो मैंने जो है लाइव मार्केट में मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ और जो है चीजों को सर्च भी कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट या पुराने स्टॉक्स के चार्ट में देख रहा हूँ, तो मुझे बातें समझ में आ रही थी। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बात का एग्जाम्पल का जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा हो नियर फ्यूचर में, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना हर चीज का एग्जांपल जो है या स्क्रीनशॉट मेरे पास में नहीं है कि मैं शो कर सकूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग रेंज क्या होता है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जैसे कि अगर हम लोग आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं और हमें नहीं पता है कल मार्केट किधर होगी, कि मार्केट जो है या फिर मार्केट ओपन हुई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट जाएगी किधर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मार्केट क्लोज हुई यहाँ पे आज, ठीक है, और क्लोज होने के बाद में ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद ये ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फिर ये ऊपर भी गया, और ये नीचे भी गया, फिर ऊपर भी गया, और ऐसा ये बना हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या मार्केट ऊपर जा सकती है, यस जा सकती है। क्या मार्केट नीचे जा सकती है, यस नीचे जा सकती है। तो जब ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कुछ भी आप श्योर नहीं है, तो सबसे सिंपल इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है आज दिन में ट्रेडिंग रेंज में ही रहने वाला है, यानी कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। और ट्रेडिंग रेंज की स्ट्रेटजी क्या होती है, हमेशा याद रखिए, बाई ऑन बॉटम एंड सेल ऑन हाई। तो आपको जो है ट्रेडिंग रेंज जो है पता करना होगा कि ट्रेडिंग रेंज कहाँ कहाँ बनने वाला है। ट्रेडिंग रेंज जब बन जाएगा तब तो जो है आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यार ये तो ट्रेडिंग रेंज था। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी आपसे बात क्लास स्टार्ट होने के जस्ट पहले इसकी बात हो रही थी, क्रूड ऑयल की बात हो रही थी, और मैंने 2 मिनट के लिए चार्ट ओपन किया था क्रूड ऑयल का। ठीक है, आपको ये क्रूड ऑयल का चार्ट दिख रहा है, सॉरी मैं क्रूड को ओपन कर रहा हूँ, नहीं सॉरी ये कुछ और ओपन हो गया। क्रूड ऑयल का चार्ट ये रहा, ठीक है, और ये ओपन किया मैंने, और इसका टाइम फ्रेम मैं चेंज कर रहा हूँ 5 मिनट्स। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और ये यहां से जो है चार्ट चलना स्टार्ट हुआ। तो जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ कि आज का दिन स्टार्ट होता है कहाँ से, 4 3 आज 3 तारीख है, 4 तारीख है राइट, फर्स्ट। ये कौन सा चार्ट है, 4 तारीख कहाँ है, अच्छा ये रहा ये नीचे, ये है ना, ये लाइन खींची है ना, वो 4/4 को है ये तो ये रहा सर, 4th का स्टार्टिंग। हाँ, अच्छा अच्छा सॉरी, 4th चार का एक यही तो है स्टार्टिंग। असल में मुझे, हाँ, हाँ सही सही, यहाँ से आज का चार्ट स्टार्ट हो रहा है, नहीं फिर मेरे 4 दिमाग से में यही है। ये ठीक है, ये पिछले दिन का चार्ट है, यहाँ से चार्ट स्टार्ट हो रहा है आज का। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग था आज। राइट, ये गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में क्या हुआ, ये वापस गैप अप ही हुआ, ये ऊपर नहीं चला गया। असल में क्रूड ऑयल में आप प्राइस एक्शन जो है, मॉर्निंग का प्राइस एक्शन आप नहीं देख सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ट नहीं है। आपको पता है कि क्रूड पूरी रात ट्रेड होता है और हम सुबह 9 बजे ओपन होते हैं। मैं जो आपका ध्यान जो दिलाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर दिलाना चाह रहा हूँ, इस एरिया में। ठीक है, 5 मिनट्स का ये चार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है रेंज आपको कहाँ का दिख रहा है, इस एरिया में आपको रेंज दिख रहा है। एक काम करते हैं हम, मैं कंफर्टेबल जिस चार्ट पे होता हूँ उसी पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जीरोधा में मैं ज्यादा काम करता नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जीरोधा पे चार्ट देखे एक जमाना हो गया मुझे, अभी मैंने ओपन किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ। तो ट्रेडिंग रेंज का जो हॉलमार्क है, जो पहचानने का तरीका क्या है, वो नॉर्मल एक ही तरीका है कि जब भी आपको समझ में ना आए कि मार्केट किधर जा रही है, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज है। जब आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो कि मार्केट किधर जा रही है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और जैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट किधर जा रही है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो यानी कि मार्केट आज ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, तो आप उसको जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से ट्रेड करेंगे, यानी कि जैसे ऊपर जाएगी आप सेल करेंगे और जैसे नीचे आएगी हम उसको बाय करेंगे।
ठीक है, हम क्रूड का जो है चार्ट यहाँ लगा लेते हैं, यूएस ऑयल का 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, अगर जो है ये जो एक कैंडल दिखा, ये कैंडल आया, ये कैंडल देख रहे हैं कि कितना बड़ा कैंडल है, ये आप इसको एग्जॉर्शन कैंडल बोल सकते हैं। क्यों? इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम है, राइट। देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर जो है एक बहुत बड़ा कैंडल बने और उस कैंडल के बनने के बाद उसको अच्छा फॉलो अप ना मिले, तो वो एग्जॉर्शन कैंडल होता है। वहां पे जो है आप जो है सेलिंग जो है इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये एक बड़ा कैंडल बना, इसको फॉलो अप नहीं मिला, और ये जो कैंडल बना इसके ऊपर नहीं गया, इसका उसके ऊपर नहीं गया, यानी कि अगर इसमें अगर इतनी अच्छी बाइंग आनी ही थी तो इसको फॉलो अप मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी आप इस चीज को नोट कर ले, अगर मैंने नहीं बताया आप लोग को तो, कि अगर एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है जिसको जिसको एग्जॉर्शन कैंडल बोलते हैं, जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा हो, और उसके बाद उसको फॉलो अप ना मिले, अगला कैंडल जो है या आने वाला कम से कम दूसरा तीसरा कैंडल भी अगर उसका हाई ब्रेक ना करे, या कम से कम एक अच्छा बुल बॉडी के साथ में अगर ऊपर ना जाए, तो इसका मतलब ये कि एग्जॉस्ट हो चुका है मूव, आप उसको जो है वहीं पे सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करते हैं, तो एक बात मैंने आपको और बताई है कि मैंने आपको प्राइस एक्शन का जो बेसिक था उसमें बताया था कि यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट कीजिए, और यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करने के बाद में इसी के हाई के ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया था, और मैंने क्या कहा था कि अगर आपको कभी भी कोई सेलिंग इनिशिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सेकंड लेग के लिए आप तैयार रहें। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप जहां पे सेल कर रहे हो परफेक्ट सेल हो, लेकिन परफेक्ट सेल बनने के पहले जो है वो वन लेग ऊपर और जाए, चाहे वो कोई भी चार्ट हो। तो यहाँ पर जो है अगर आप देख रहे हैं तो मैं डिस्कस करने वाला था ट्रेडिंग रेंज से, लेकिन चूंकि मेरे पास में चार्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ये सेलिंग यहाँ पे इनिशिएट होती है, लेकिन अब आप बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। आप हमेशा रेडी रहेंगे कि एग्जॉर्शन मूव बन चुका है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, लेकिन आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सेकेंड लेग ट्रैप। सेकेंड लेग ट्रैप होता क्या है कि हमेशा होता क्या है कि कुछ देर मार्केट कंसोलिडेट होगी या एक लेग ऊपर जाएगी, और जो दूसरा जो लेग बनेगा ना उसके ऊपर की तरफ, इसको ऊपर से भी प्राइस का रिजेक्शन मिलेगा, और प्लस जो है ये पिछले हाई के थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, और मैं फिर से एक बात बता दूं, क्योंकि आप लोग रेगुलर ट्रेड करने वाले हैं, तो आप ये भूल जाइए कि क्रूड का चार्ट है, कोई भी चार्ट हो सकता है। क्योंकि आप क्रूड में ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्रूड का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर आप सेलिंग इनिशिएट कर रहे हैं एग्जॉर्शन मूव का देख के, तो 50% ये आप मान के चलिए कि एक मूव और ऊपर आएगा, और ये मूव इसके बिल्कुल 1 रुपए भी ऊपर हो सकता है कि ये 1 रुपए ऊपर जाए स्टॉप लॉस काटने के लिए लोगों का, और ये नीचे आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन जितना ये मूव जितना बड़ा है ना, उतना ही बड़ा मूव एक यहाँ से आ जाए इसके ऊपर। लेकिन इस बात को आप मान के चलिए कि ये मूव सस्टेन नहीं करने वाला है, ये मूव का तुरंत रिजेक्शन इसका इसका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक प्राइस एक्शन का एक छिपी हुई बात है कि जो मैक्सिमम मूव आएगा, ये जो अगर आपको एग्जॉर्शन का जो मूव अगर दिख रहा है, इस मूव के बाद में अगर सेकंड लेग आता है, जिसको सेकंड लेग ट्रैप कहा जाता है प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में, तो उसमें जो मैक्सिमम मूव आएगा वो यही आएगा। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट का, इस कैंडल को आप नाप लीजिए कितने रुपए का कैंडल है, और यहां से उतने रुपए का एक कैंडल और आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, और आप अगर यहाँ सेल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये एग्जॉर्शन मूव है, तो 50% कंफर्मेशन तो ये दिखा दिया यहाँ पे कि भैया अब मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है। अगर ऊपर गई भी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, या बुरे से बुरे कंडीशन में ये जितना बड़ा कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल जिसको हम बोलते हैं, इस ब्रेकआउट कैंडल के बराबर ऊपर और जा सकती है, और वहां पे वो कुछ मिनट के लिए सस्टेन करेगी, सीधा उसको रिजेक्शन नीचे की तरफ मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेकेंड लेग ट्रैप में जितने भी जो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म होते हैं जो रोबोट से ट्रेड करते हैं, वो अपना टारगेट लगा के चलते हैं। जिसने यहाँ पे ये वाला मूव इनिशिएट किया है ना, जिसने ये वाला मूव इनिशिएट किया है, वो रेडी है इस बात के लिए कि यहाँ पर कुछ लोग सेल करने आए, या यहाँ पे जो है ना कोई गलत एंट्री हो किसी ट्रेडिंग फर्म की, और मैं उसको ऊपर खींच दूंगा। और उनकी प्रोग्रामिंग यही होती है कि ये जितना बड़ा ब्रेकआउट होती है उतना ही बड़ा ये मूव होता है। आप इसके बारे में, और इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। इसको ये जो टर्म होता है कि इस मूव के बराबर
मूव यहाँ पे आएगी, इसको बोलते हैं मेजर्ड मूव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजर, नापने वाला जो मेजर होता है ना वर्ड, MEASURED, मेजर्ड मूव। ठीक है, मेजर मूव मूवमेंट, इसको बोलते हैं सेकंड लेग ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस मूव के बराबर ऊपर में मूव आ जाए। 1 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर से आप लोग सेम लिंक से ज्वाइन करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड लेग ट्रैप जो आया वो आया तो, लेकिन